मूवी की स्टार जेसिका नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो अपना सारा सामान पैक करके कार्गो ट्रेलर में रखकर शहर से बाहर कहीं जाने की तैयारी में लगी थी। जेसिका के हस्बैंड की रिसेंटली डेथ हो गई थी और अब शायद वो अपना दिल बहलाने के लिए शहर से बाहर जा रही थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। खैर, अब जेसिका अपना सारा सामान कार्गो में रखने के बाद फोन में जीपीएस ऑन करके अपना सफर स्टार्ट करती है। यहाँ हमें पता चला कि वो 4 दिन के लिए रोड ट्रिप पर जा रही है। कुछ देर में वो अपना कार ड्राइव करते हुए शहर से बाहर हाईवे पर आ गई जो जंगल के बीच से होकर गुजरता था। थोड़ा आगे जाने पर जेसिका नोटिस करती है कि एक ब्लैक कार जो उसके आगे थी वो ना खुद स्पीड बढ़ा रही थी और ना ही जेसिका को आगे जाने का मौका दे रही थी। इसलिए कुछ देर इंतजार करके जेसिका उस ब्लैक कार को ओवरटेक करने की कोशिश करती है, मगर वो जैसे ही दूसरे लेन पर आई सामने से एक बड़ी ट्रक आ जाती है। इसके बावजूद भी वो ब्लैक कार जेसिका को दोबारा उस लेन में आने की जगह नहीं दे रही थी। उस ट्रक से टकराने से बचते हुए जेसिका किसी तरह ब्लैक कार को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाती है, लेकिन वो ब्लैक कार अभी भी हॉर्न बजाते हुए उसके पीछे आ रही थी। तभी अचानक से एक टर्न पर आके वो ब्लैक कार अलग डायरेक्शन में निकल जाती है। रात हो गई थी। जेसिका एक जगह गाड़ी रोककर सुकून का सांस लेती है और फिर वहां से निकलकर एक गैस स्टेशन पर आकर अपनी कार में फ्यूल भरती है। तभी जेसिका की डैड की कॉल आती है जिनसे बात करने के दौरान अंदाजा होता है कि जेसिका की उसकी मॉम के साथ नहीं बनती और उसके डैड समझा रहे थे उसकी मॉम से बात करने के लिए। तभी वो देखती है कि वो ब्लैक कार फिर से वहां आ जाती है। जेसिका फौरन से वहां से निकल जाती है और एक होटल में रात गुजारती है। तभी होटल रूम में जेसिका की मॉम की कॉल आती है, मगर वो अटेंड नहीं करती और सोने से पहले टैब पर अपनी और अपने मरे हुए हस्बैंड की पुरानी पिक्स देखकर उसके साथ बिताए हुए पल को याद करके रोने लगती है और काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो सो जाती है। खैर, नेक्स्ट डे जब जेसिका दोबारा अपने सफर पर निकल रही थी तो एक अनजान आदमी उसकी गाड़ी के पास आता है और उसको बताता है कि वो वही आदमी है जिसकी ब्लैक गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे आ गई थी और फिर जेसिका से माफी भी मांगता है। दरअसल मैं मैसेज पढ़ रहा था, इस वजह से ड्राइविंग पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया। इतना सब कुछ कहने के बाद भी वो आदमी जेसिका की जान नहीं छोड़ता है और उससे कई सवाल कर डालता है, जैसे कि वो कहाँ रहती है और कहाँ जा रही है, उसका नाम क्या है। खैर, किसी तरह से वो अपनी जान छुड़ाकर उससे निकल जाती है। अब जेसिका ड्राइविंग करते हुए दोबारा से हाईवे रोड पर आ जाती है जो कि जंगल के बीचों बीच था। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर से वही आदमी दिखता है जो रोड के बीचों बीच खड़ा था। जेसिका जल्दी से अपनी गाड़ी को लॉक कर लेती है अपनी सेफ्टी के लिए और फिर विंडो का शीशा थोड़ा सा नीचे करके उस आदमी को बात करने का मौका देती है। वो कहता है कि उसकी गाड़ी का इंजन अचानक से बंद हो गया है। वो रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे करीबी गैस स्टेशन तक ड्रॉप कर दे, मगर जेसिका, जिसको पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था, वो उसको लिफ्ट देने से साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं आगे जाकर किसी शॉप वाले को कहकर आपकी हेल्प के लिए भेजती हूँ। वो आदमी जिद करता है कि उसे जेसिका लिफ्ट दे दे, लेकिन जेसिका उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी चलाकर वहां से निकल जाती है। वो काफी थक चुकी थी। रात होती ही फिर से जेसिका एक फ्यूल स्टेशन पर रुकती है। तभी उसकी मॉम की कॉल आने पर जेसिका ने इस बार रिसीव कर लिया था। जेसिका की मॉम उससे बहुत नाराज लग रही थी क्योंकि वो उन्हें बताए बगैर ही शहर से चली गई थी और इसके लिए वो काफी परेशान थी। जेसिका बताती है कि वो ये सब अपने हस्बैंड को भुलाने के लिए कर रही है। अभी जेसिका की बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि वहाँ वही ब्लैक कार वाला आदमी आ जाता है, जिसको देखते ही जेसिका डर जाती है और जल्दी से अपने कार में आकर बैठ जाती है क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि ये अनजान आदमी उसका ही पीछा कर रहा है। वो आदमी जैसे ही जेसिका के गाड़ी के करीब आता है वो तेजी से अपनी गाड़ी को भगाते हुए वहाँ से निकल जाती है, मगर स्टेशन से बाहर आने के रास्ते में एक व्हाइट वैन आकर उसकी गाड़ी के सामने रुक जाती है, जिस वजह से जेसिका को रुकना पड़ता है और इतने में वो मिस्टीरियस आदमी जेसिका की कार तक आ जाता है और कहता है,
तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? मैं तो सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए यहाँ आया था। लेकिन जेसिका उसकी एक नहीं सुनती। वैन के जाते ही वो गाड़ी भगाते हुए वहाँ से निकल जाती है। वो फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगा रही थी क्योंकि वो ब्लैक कार अब भी उसका पीछा कर रही थी। इसी दौरान जेसिका 911 को कॉल करने का फैसला करती है और बताती है कि एक ब्लैक कार उसका पीछा कर रही है। मगर जब ऑपरेटर उससे उसका लोकेशन पूछता है तो वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो भी ठीक से नहीं जानती थी कि वो कहाँ है। जेसिका यहाँ बहुत डर चुकी थी। अचानक से वो गाड़ी दूसरी तरफ चली जाती है जिससे अंदाजा होता है कि वो गाड़ी उस मिस्टीरियस आदमी की नहीं थी। इसलिए वो 911 को बताती है कि रिपोर्ट गलत थी और खुद सुकून का सांस लेती है। थोड़ा दूर आने के बाद अचानक से उसकी कार पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो रोड से उतरकर किनारे आ गई थी। जब वो उतरकर देखती है तो पता चला कि उसके ट्रेलर का टायर पंचर हो गया है। तभी वो ब्लैक कार उसकी तरफ आती हुई नजर आती है जो देखकर जेसिका काफी घबरा जाती है और जल्दी से अपनी गाड़ी ट्रेलर से अलग कर देती है। मगर उस वक्त तक वो मिस्टीरियस आदमी वहाँ आ जाता है। जेसिका फौरन से गाड़ी में बैठकर उसको स्टार्ट करने की कोशिश करती है मगर वो स्टार्ट होने से पहले ही वो आदमी गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है। जेसिका उसके साथ काफी मुकाबला करती है लेकिन वो उसे एक पंच मार के इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। और जब जेसिका की आंख खुली तो वो खुद को एक कमरे में बंद देखती है। वो काफी डरी हुई थी क्योंकि जिस जगह वो बंद थी उस कमरे से बाहर देखने का भी कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक छोटी सी खिड़की के, जहाँ से देखने पर जेसिका को वही आदमी दिखता है जिससे वो उसे आज़ाद करने के लिए रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो उसको खामोश रहने का कहता है। खैर रात होने पर वो आदमी टॉर्च लेकर जेसिका के रूम में आता है और उसको बड़ी ही गंदी और अजीब सी नज़रों से देखने लगता है। जेसिका उस आदमी को पैसों का लालच देती है ये कहकर कि वो उसको आज़ाद कर दे, बदले में वो जितने पैसे चाहेगा जेसिका उसको देगी। जिस पर वो आदमी कहता है कि ये बात यहाँ आने वाली तकरीबन हर लड़की के मुंह से सुना है मैंने। इसका मतलब वो एक प्रोफेशनल किडनैपर था। इसके बाद वो जेसिका को उसके कपड़े उतारने को कहता है मगर जेसिका भी चालाकी दिखाते हुए वॉशरूम जाने का बहाना करती है लेकिन वो आदमी भी समझ चुका था कि जेसिका झूठ कह रही है। इसलिए जैसे ही जेसिका वॉशरूम के दरवाजे के पास आती है वो उसे जोर से नीचे गिरा देता है जिसके बाद उसको खींचते हुए वापस कमरे के बीच में ले आता है और उसके ऊपर अपने घुटने टेकते हुए एक टैप निकालकर उसके हस्बैंड के साथ उसकी वीडियो उसको दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें डिवोर्स दे दी थी। जिस पर जेसिका डरते हुए कहती है कि नहीं वो मर गया। मगर इस बात से उस आदमी को ज्यादा मजा नहीं आ रहा था इसलिए वो जबरदस्ती जेसिका को ये कहने पर मजबूर करता है कि उसके हस्बैंड ने खुद को गोली मारकर सुसाइड की थी क्योंकि वो बुज़दिल था। नेक्स्ट डे जेसिका उठते ही वहाँ से भागने की जुगाड़ में लग जाती है और की होल से दूसरी तरफ देखने पर उसको पता लगा कि चाबी उसके दूसरी तरफ लगी रह गई है जिसको लेने के लिए सबसे पहले तो जेसिका वहीं दीवार पर लगी कील को निकालने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से जेसिका ने उस कील को निकाला और फिर अपनी हुडी को दरवाजे के नीचे लगाकर कील की मदद से चाबी को नीचे गिरा देती है और फिर अपनी हुडी को अंदर खींच लेती है जिसके बाद जेसिका दरवाजा खोलकर बेसमेंट से ऊपर आ गई थी। मगर इसी दौरान वो आदमी भी बाहर से सामान लेकर आ जाता है। जेसिका मेन डोर के बराबर में मौजूद स्टोर में छुप जाती है और वहां से उस आदमी को देखती है जो घर में आकर अपनी फैमिली को कॉल करता है। उनकी बातें सुनकर जेसिका को पता चला कि इस आदमी की एक बेटी भी है और उसकी वाइफ को वो आदमी ये कहकर आया है कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए कैलिफोर्निया आया हुआ है, मतलब कि वो अपनी फैमिली को भी धोखा दे रहा था। फोन रखने के बाद वो आदमी नीचे बेसमेंट में जेसिका के पास जाने लगता है। इस बात का फायदा उठाते हुए जेसिका घर से बाहर आ जाती है और तेजी से जंगल की तरफ भागने लगती है। जैसे ही उस आदमी को पता लगा कि जेसिका यहाँ से भाग गई है वो उसका पीछा करने लगता है। उधर जेसिका भागते भागते एक छोटी सी लकड़ी पर पैर रख देती है जिससे उसको बहुत तकलीफ होती है। लकड़ी निकालते हुए जेसिका की चीख की आवाज उस आदमी तक पहुँच गई थी लेकिन जेसिका यहाँ रुक
रुकती नहीं है, वो नंगलाते हुए भागती जाती है। दूसरी तरफ वो साइको आदमी जेसिका का पीछा करते करते आखिरकार उस तक पहुंची गया था। जेसिका जो अब पास में ही मौजूद एक दरिया तक आ चुकी थी, उस आदमी को अपने आगे देखकर वो दरिया में कूदना गवारा करती है। अब क्योंकि जेसिका को तैरना आता था, इसलिए वो डूबने से नहीं डरती और दरिया में कूद जाती है। बहाव की वजह से बहकर वो दरिया की दूसरी तरफ आ गई थी और जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। पैर पे चोट लगने की वजह से जेसिका एक लकड़ी का सहारा लेकर जंगल के अंदर जाने लगती है। कुछ दूर आकर उसको फील होता है कि जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। जेसिका एक दरख्त के पीछे छुपकर उसका इंतजार करती है और जैसे ही वो शख्स वहां आता है, जेसिका उस पर हमला कर देती है। मगर बदकिस्मती से ये वो आदमी नहीं था, ये एक बूढ़ा शिकारी रॉबर्ट था जो यहाँ शिकार करने आया हुआ था। जेसिका रॉबर्ट से माफ़ी मांगती है और उस बूढ़े आदमी को अपनी पूरी कंडीशन बयान करती है कि कोई उसे मारना चाहता है। जेसिका की ऐसी हालत देखकर रॉबर्ट भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था और उसे अपनी गाड़ी तक ले आता है और पहनने के लिए जेसिका को अपनी वाइफ की बूट्स देता है। इसके बाद दोनों मिलकर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में रॉबर्ट जेसिका को खाने के लिए सैंडविच देता है और उसको हिम्मत देने की कोशिश करता है, मगर रास्ते में अचानक से उन्हें एक बहुत बड़ा सा गिरा हुआ दरख्त मिलता है जिससे रास्ता ब्लॉक था। अब ये लोग उस दरख्त को हटाने की कोशिश करते हैं। जेसिका बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और उसकी घबराहट मज़ीद तब बढ़ जाती है जब वहाँ वही ब्लैक कार वाला आदमी आ जाता है। बूढ़ा शिकारी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं देख लेता हूँ इसे। मगर किडनैपर बहुत ही मक्कार आदमी था। वो जेसिका को अपनी बहन बताकर रॉबर्ट को मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगता है कि जेसिका दिमागी मरीज है और ये कभी कभी ऐसी हरकतें करती है। ये सुनकर बूढ़े शिकारी को भी जेसिका पर शक होने लगता है, लेकिन जब उसने देखा कि किडनैपर जेसिका को जबरदस्ती लेकर जा रहा है तो वो समझ जाता है कि ये आदमी गलत बयानी कर रहा है। बूढ़ा शिकारी किडनैपर से जेसिका को छोड़ने को कहता है और इतने में जेसिका को भी भागने का मौका मिल गया था। बूढ़ा शिकारी किडनैपर से उसका फ़ोन मांगता है, मगर वो बड़ी होशियारी से उससे गन छीन लेता है और उसे मार मार कर बुरा हाल कर देता है। फिर फाइनली उसे गोली मारकर वहीं ख़त्म कर देता है। उधर जेसिका घने जंगल और तूफानी बारिश में भागते हुए एक वाटरफॉल के पास आकर छुप जाती है। वहीं किडनैपर भी उसको ढूंढते हुए वहां तक आ गया था। इससे पहले कि वहां तक वो पहुंच पाता, जेसिका चुपके से वहां से निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन किडनैपर गोली चला देता है जो कि जेसिका के हाथ में जाके लगती है। मगर फिर भी जेसिका किसी तरह से उससे बचकर वहीं झाड़ियों में छुप गई थी। यहाँ किडनैपर को भी पता चल चुका था कि जेसिका गोली लगने से जख्मी हो गई है, इसलिए वो उसको डराते हुए कहता है कि तुम अगर मेरे सामने नहीं आई तो वैसे भी चंद घंटों में खून बहने से मारी जाओगी। वो जेसिका के हस्बैंड के बारे में भी बहुत बुरा भला कहता है कि वो एक डरपोक और बुज़दिल इंसान था और तुम भी बिल्कुल अपने हस्बैंड की तरह बुज़दिल हो। मगर जेसिका उस किडनैपर को उसकी चाल में कामयाब होने नहीं देती और वहीं छुपी रहती है। आखिर में वो आदमी गुस्से में आ जाता है और जेसिका को बाहर निकालने के लिए एक और चाल चलता है। वो अपने गन नीचे जमीन पे रखकर जेसिका को 1 मिनट का टाइम देता है और कहता है कि अगर ले सकती हो तो आकर इस गन को ले लो और मुझसे फाइट करो। मगर जेसिका फिर भी बाहर नहीं आती और उसके जाने का इंतजार करती है। अब जैसे ही वो आदमी वहां से जाता है, जेसिका फौरन से बाहर आ जाती है और थोड़ा चलते हुए थकन की वजह से एक पेड़ के नीचे सो जाती है। सुबह जब जेसिका की आंख खुली तो वो खुद को घने जंगल के बीच में देखती है और फिर हिम्मत करते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तभी अचानक से उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये उस किडनैपर की ही गाड़ी है। दरअसल वो किडनैपर उस बूढ़े शिकारी की लाश को ठिकाने लगाने आया था और जब वो लाश को दफन कर रहा था तो जेसिका इस बात का फायदा उठाते हुए उसके गाड़ी में आ जाती है जो कि लॉक नहीं था और मदद के लिए कुछ ढूंढने लगती है। फाइनली जेसिका को उस किडनैपर का फोन मिल जाता है। अब इससे पहले कि वो गाड़ी से बाहर आती, वो किडनैपर अपना काम खत्म करके गाड़ी की तरफ आने लगता है, इसलिए जेसिका गाड़ी के पीछे वाले पार्ट में छुप जाती है। वो किडनैपर आकर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है। यहाँ जेसिका को एक टायर रेंज मिलता है जो उस आदमी को मारने में काम आ सकता था। फिर जेसिका उसके फोन से 911 पर कॉल करके हेल्प मांगती है, मगर
ऑपरेटर को उसकी आवाज़ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि जेसिका फिलहाल ऊंचा नहीं बोल सकती थी। कुछ ही देर में किडनैपर को एहसास हो जाता है कि उसका फोन गायब है, इसलिए वो अपनी गाड़ी रोककर इधर उधर फोन को ढूंढने लगता है। इससे पहले कि वो जेसिका को देख पाता, जेसिका टायर रेंज से उस आदमी पर अटैक कर देती है और मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। हालांकि किडनैपर अपने नाइफ से जेसिका पर हमला कर रहा था, मगर जेसिका पीछे होने की वजह से कंटिन्यूसली बच रही थी और आखिरकार जेसिका ने उस आदमी का चाकू छीनकर उसके हाथ पर स्टैब कर दिया था। अब गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और उनकी एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाती है जिससे उनकी गाड़ी उलट गई थी। कुछ ही देर में जेसिका गाड़ी से जख्मी हालत में बाहर आती है, तभी उसकी नज़र एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है जिसे देखकर जेसिका को कुछ उम्मीद मिलती है यहाँ से निकलने की। दूसरी तरफ वो किडनैपर गाड़ी से बाहर आता है जो कि जिंदा था। वहीं जेसिका तेजी से चलते हुए जंगल से बाहर एक खुली जगह पर आ जाती है। जेसिका के पास उस किडनैपर का फोन था जिससे कॉल करके उसके वाइफ को उसके हस्बैंड के करतूतों के बारे में बताती है। वो बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड कोई कैलिफोर्निया नहीं गया बल्कि वो एक किडनैपर है, और हाँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो समझ जाना कि तुम्हारे हस्बैंड ने ही मुझे मारा है। इसी दौरान वो किडनैपर जब जेसिका को आता हुआ दिखता है तो वो कॉल को स्पीकर पर डाल देती है ताकि किडनैपर को पता चल जाए कि उसने उसकी वाइफ को सब बता दिया है। यहाँ किडनैपर को जेसिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और शिकस्त उसकी आंखों में वाजे थी। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, इसलिए उनकी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। जेसिका टायर रेंज से किडनैपर पर अटैक कर रही थी और वो छुरी से लड़ रहा था। कुछ देर टक्कर की लड़ाई होने के बाद जेसिका आखिरकार छुरी उस आदमी के पेट में स्टैब कर देती है, जिस वजह से वो आदमी अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वहीं जेसिका के चेहरे पर एक सुकून सा था क्योंकि उसने आखिरकार उस खतरनाक किडनैपर को मार दिया था। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और जेसिका को रेस्क्यू कर लेते हैं और यहीं पर ये अमेजिंग सी स्टोरी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।